गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का साइंस का एक रियल पेपर देखने वाले हैं आपके सेशन एंड एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 2025 टू 2026 के ईयर के बच्चों के लिए है। आपको पता है आपका 230 आवर्स का पेपर है एंड 60 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। तो सेक्शन ए पूछा गया है, आप पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, a student blows air into a deflated balloon. He observes that the balloon expands, becomes heavy, and air can slowly escape from tiny pores of the rubber. Which conclusion about matter can be drawn from these observation? तो यहाँ पे कहा गया एक स्टूडेंट है, उसने बैलून को फुला दिया है। ठीक है, अब वो बैलून क्योंकि इसके अंदर एयर का प्रेशर गया है तो उस वजह से बैलून एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि बैलून पहले के मुकाबले हैवी हो जाता है एंड उसके अंदर एयर एस्केप जो कर पा रही है वो थोड़ी बहुत टाइनी पोर्स से कर पा रही है। अब इसमें से क्या कंक्लूजन बनता है मैटर के लिए? तो हमने मैटर के बारे में क्या क्या पढ़ा, वो सभी चीज़ें इसके अंदर यूज़ हो रही है बिकॉज इसके अंदर एक तो स्पेस बना बैलून का, मास बढ़ा जिसके थ्रू वेट बढ़ रहा है उसका। ठीक है, तो सब कुछ हमने क्या पढ़ा है कि एक तो मैटर हमारा पार्टिकल्स से बना होता है। अगर हम ऑप्शन ए देखिए, मैटर ओनली ऑक्यूपाई स्पेस, तो ओनली ऑक्यूपाई स्पेस तो करेक्ट नहीं है ना, बिकॉज उसके अंदर मास भी तो होता है। तो ये भी गलत हुआ। ओनली हैज़ मास, ये भी गलत हुआ। ओनली मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके अंदर स्पेस भी होता है, मास भी होता है, सो ऑप्शन सी भी गलत हुआ। ऑप्शन डी को देखें, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस हैज़ मास एंड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो ये करेक्ट है बिकॉज इसमें पूरी डेफिनेशन दे रखी है मैटर की कि मैटर आपका स्पेस मास को ऑक्यूपाई करता है एंड ये आपके पार्टिकल्स ऑफ मैटर से बना होता है। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है, a student heats water in a pot. After some time, the water starts changing into steam at a fixed temperature. What is this temperature called? जो स्टूडेंट है उसने पानी को उबाला है पॉट में। ठीक है, अब जैसे उसने उबालना स्टार्ट करा तो वो देख रहा है कि वहाँ पे स्टीम डेवलप हो रही है। एक फिक्स टेम्परेचर पे स्टीम्स वाटर जो है वो स्टीम के थ्रू चेंज हो रहा है, मतलब वाटर वेपर्स निकल रहे हैं। अब ये टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से कैसे जा रहा है, यहाँ पे गैशियस स्टेट पे जा रहा है। सो मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो मेल्टिंग पॉइंट आपका सॉलिड टू लिक्विड आता है। फ्रीजिंग पॉइंट आपका जो होता है इसमें आइस जो वाटर जो होता है, मतलब लिक्विड जो होता है आपका सॉलिड की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट करेक्ट है बिकॉज यहाँ पे लिक्विड टू गैस की तरफ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। मूव करते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है, अ स्टूडेंट परफॉर्म्स द रिएक्शन इन द लैब। एक स्टूडेंट है वो परफॉर्म करता है रिएक्शन को। रिएक्शन है कि वो पी, यहाँ पे स्टूडेंट नोज द सब्सटेंस पी एंड क्यू can't be broken down into simpler substances by chemical methods। स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉपर्टीज याद है जो उसने मटेरियल्स यूज़ करे हैं, लाइक उसने पी क्यू एंड आर को यूज़ करा है। उसे पता है कि पी और क्यू ये दोनों ऐसे सब्सटेंसेज हैं, सिंपलर सब्सटेंसेज, जिनको वो ब्रोक नहीं कर सकता बाय केमिकल मेथड्स। से किसकी डेफिनेशन हुई, एलिमेंट्स की हुई। तो इसका मतलब पता चल चुका है कि पी एंड क्यू एलिमेंट्स हैं। अब जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं केमिकली, बिकॉज यहाँ पे केमिकल मेथड्स के थ्रू ब्रोकन नहीं हो सकते। जब आपके एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। एंड कंपाउंड यहाँ पे क्या शो है, आर से। दैट मीन्स पी एंड क्यू एलिमेंट्स एंड आर हमारा कंपाउंड है। ठीक है, सो अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका डी, पी एंड क्यू आर एलिमेंट्स एंड आर इज द कंपाउंड एंड हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन 4 पे मूव होते हैं। रिया इज मेकिंग लेमिनेट बाय डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. She stirs it well and notices that sugar completely disappears and the solution looks the same throughout. Based on this observation, the sugar solution is an example of. तो रिया ने एक लेमन मेड बनाया, मतलब नींबू पानी बनाया। उसने देखा कि जब वो चीनी को वाटर के अंदर घोल रही है, मतलब चीनी को जब पानी के अंदर घोल रही है अच्छे से, तो वो ऑब्जर्व करती है कि कुछ देर बाद जो चीनी है वो डिसअपियर हो चुकी है सोल्यूशन में से। अब वो सोल्यूशन है वो सेम दिख रहा है, मतलब कोई भी डिफरेंस लग पा रहा है कि यहाँ पे ये पोर्शन शुगर का है। लाइक अगर ये वेसल है, यहाँ पे वाटर है, तो ये पोर्शन शुगर का है, ये पोर्शन वाटर का है, तो ऐसे वो नहीं देख पाती। मतलब वो कैसा मिक्सचर हुआ, यूनिफॉर्म मिक्सचर। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोहित pours some cooking oil into a glass of water and notices that the oil forms a separate layer on the top. Based on this observation, what can Rohit conclude? सो रोहित देखता है कि जब वो अपने ग्लास ऑफ वाटर में एक गिलास लेता है, उसके अंदर पानी भर के वो कुकिंग ऑयल जो होता है उसको डालने लगता है, तो वो ऑब्जर्व करता है कि उस वाटर के सरफेस पे वो जो कुकिंग ऑयल है उसने एक सेपरेट लेयर बना रखी है टॉप पे। अब ये ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाती है कि वाटर जो है वो डेंसर है ऑयल से,
वाटर डेंसर है मतलब वाटर हैवियर है ऑयल से, दैट्स वाई वाटर नीचे है एंड ऑयल इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। सो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 6 है अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय इट। एक लाइट रे है जो कि एक मिरर पे, यहाँ पे मैं इमेज दिखा रखी है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, ठीक है, उसने एक एंगल बनाया है, यहाँ पे दे रखा था एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल टू द मिरर इज। अब सेंटेंस कुछ नहीं समझना है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई, मिरर को स्ट्राइक करा एंड यहाँ पे जो एंगल हमें गिवन है 50 डिग्री, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द नॉर्मल एंड ये जो एंगल है नॉर्मल और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका एंगल बताया गया है 50 डिग्री है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द मिरर। हमसे कहा है कि मिरर के साथ रिफ्लेक्टेड रे कितना बनेगा, हमसे ये नहीं कहा है कि नॉर्मल रे के साथ कितना बनेगा, पूरे मिरर के साथ कितना बनेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है यहाँ पे सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। इंसिडेंट रे आता है, स्ट्राइक करता है मिरर को, जब वो स्ट्राइक करता है तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो 50 डिग्री में दे रखा है। हमसे कह रखा है रिफ्लेक्टेड रे और मिरर का जो एंगल है वो कितना बनेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि नॉर्मल जो होता है वो 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलरली आता है, इसको हम इमेजिनरी लाइन के थ्रू एक्सेप्ट मतलब मानते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे 50 डिग्री इंसिडेंट रे बन रहा है तो नॉर्मल विद द मिरर कितना बनेगा, जब 90 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर देंगे सो कितना आएगा 40 डिग्री, ठीक है। ये हमारा एंगल रिफ्लेक्टेड रे का विद द मिरर रिस्पेक्टिव है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन 7 है इन अ म्यूजियम अ वुमन वॉक्स टुवर्ड्स अ लार्ज कॉन्वेक्स मिरर शी विल सी दैट। एक म्यूजियम है इसमें वुमेन जो एक वॉक कर रही है मतलब कन्वेक्स मिरर के पास जा रहा है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शी विल सी दैट, वो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो कैसे दिखेगी, सो वो देखेगी हर इरेक्ट इमेज की इज डिक्रीजिंग इन साइज। सो ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा बिकॉज हमने पढ़ रखा है कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास में आता है तो वो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कौन सी इमेज बनती हैं, इरेक्ट बनती हैं एंड डिमिनिश्ड बनती हैं। एंड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती रहती है उस हिसाब से डिमिनिश्ड इमेज भी बनती रहती है, लेकिन कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती, याद रखना। इन्वर्टेड इमेज आपकी कब बनती है, कॉनकेव मिरर के केस में बनती है। तो यहाँ पे तो खुद से पता चल जाता है कि जो इमेज है वो इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश्ड होगी साइज में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है सेवरल इंडियन स्पेस मिशंस हैव बीन लॉन्च फॉर डिफरेंट पर्पसेस, स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स केयरफुली, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। हमने कुछ सैटेलाइट्स एंड स्पेस मिशन की चीज़ें पढ़ी थी जो लॉन्च हुई थी। अब यहाँ पे हमसे कहा गया इनमें से कौन सा करेक्टली इनकरेक्टली मैच है, हमें देखना है। सो एस्ट्रोसैट हमें पता है ये किसके लिए, स्टार्स को ऑब्जर्व करने के लिए एंड सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज़ होता है। चंद्रयान L1, 2 एंड 3 तो सबको पता है कि ये मून पर भेजा गया था। आदित्य L1 हमें पता है संकेत को स्टडी करने के लिए मिशन लॉन्च हुआ था। मंगलयान मिशन सेंट टू स्टडी जुपिटर नहीं, ठीक है, जुपिटर को स्टडी करने के लिए नहीं भेजा था। तो यहाँ पे गलत हो जाता है। सो यहाँ पे क्योंकि मंगलयान यहाँ पे मार्स की तरफ भेजा गया था तो यहाँ पे जुपिटर तो नहीं आएगा, तो यहाँ से पूछा गया था इनकरेक्टली मैच कौन सा है वो करेक्ट बताना है। सो ऑप्शन डी है इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 9 में मूव होते हैं। अ फॉलन ट्री इन अ फॉरेस्ट स्लोली डिकेज एंड आफ्टर सम टाइम द सॉइल अराउंड इट बिकम्स रिच एंड फर्टाइल। एक ट्री होता है, उस जो ट्री होता है वो स्लोली डिके मतलब वो गलने लगता है मिट्टी के अंदर, और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि जो मिट्टी है, ठीक है, सो कुछ दिनों बाद वो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो मिट्टी है वहाँ पे फर्टाइल हो चुकी है, बहुत सॉफ्ट एंड रिच फर्टाइल हो चुकी है। वाई, बिकॉज वहाँ पे डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स दोबारा बैक आ चुके हैं वहाँ पे, इसके थ्रू प्लांट्स उसे रीयूज़ कर सकते हैं। विच रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज। अब डिकम्पोजर ने यहाँ पे कौन सा रोल प्ले करा है, तो कौन सा करा है, दे ब्रेक डाउन डेड मेटर्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, दे ब्रेक डाउन डेड मैटर इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। क्वेश्चन 10 की तरफ मूव होते हैं। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स व्हाई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने माता पिता से अलग क्यों दिखता है, बिकॉज उनके जो जीन्स होते हैं वो पूरे इंस्ट्रक्शंस लेकर आते हैं वो पेरेंट्स से, जिसके थ्रू जो अडेप्टेशंस हैं, वेरिएशंस है वो आते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, दे इनहेरिट अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। अब सेक्शन बी पे मूव होते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है हाउ डज द फ्रेगनेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक स्प्रेड थ्रू आउट अ रूम। जो फ्रेगनेंस होती है इंसेंस स्टिक मतलब धूप बत्ती की जो फ्रेगनेंस होती है वो एक कोने में अगर आप जलाओगे तो सारे कोनों में मतलब पूरे कमरे में फैल जाते हैं, क्यों।
सो वाई, बिकॉज जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली एंड रैपिडली मूव कर रहे होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से उनके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। इस वजह से जो फ्रेगरेंस है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हर जगह पे फैलने लग जाते हैं। ठीक है, सो उसको लिखना कैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। लिखेंगे द फ्रेगरेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक, यहाँ से द फ्रेगरेंस ऑफ एन इंसेंस स्टिक spread throughout a room through diffusion process as the gas particles move randomly and rapidly in all directions, जो कि हेल्प करता है उनके फ्रेगनेंस को स्प्रेड करने के लिए थ्रू आउट द रूम। यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी तरफ मूव होते हैं। कहा गया है ड्रॉ अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल एंड मेथिन गैस के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करना है। सो एल्यूमिनियम फॉयल, एज वी नो दैट इट इज़ अ सॉलिड, तो यहाँ पे इसके पार्टिकल्स टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड रहेंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड, शोइंग दैट यहाँ पे इंटरपार्टिकल स्पेस क्या होती है, मिनिमम होती है, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल सॉलिड है, कुछ इस टाइप पे आप ब्रैकेट में लिखना कि कौन सा स्टेट भी है। मेथिन गैस हमारा गैसियस है, तो यहाँ पे बहुत ही कम बहुत ही कम इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन रहता है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे गैसियस स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन 12 है एनालाइज द फिगर। इस फिगर को एनालाइज करके बताना है। पहला पार्ट है आइडेंटिफाई गैस ए। गैस ए को आइडेंटिफाई करना, तो गैस ए कौन सी होगी, यहाँ पे हमने देख रखा है। अगर हम आयरन फिलिंग्स को डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू, मतलब अगर हम आयरन प्लस डिल्यूट HCl को ऐड करते हैं एंड को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन गैस। सेकेंड है ऑल्सो राइट द वर्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। सो ये हमारी वर्ड इक्वेशन हो जाएगी आयरन प्लस डिल्यूट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड क्या फॉर्म करता है वो आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मूव करते हैं, यहाँ पे और में दिया गया है व्हाट आर मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं, गिव एग्जांपल्स। सो मेटालॉइड्स कौन से होते हैं, द स्पेशल सब्सटेंसेस, या लिख सकते हैं द स्पेशल मेटल्स, या सब्सटेंसेस सही रहेगा, द स्पेशल सब्सटेंसेस which have properties of both metal and non-metal, उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए आप लिख देंगे सिलिकॉन, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एंड बोरॉन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दे रखा है डेंसिटी का है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मास ऑफ 200 ग्राम एंड अ वॉल्यूम ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज इट्स डेंसिटी। एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 200 ग्राम है, वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट मीन्स 200 अपॉन 20। तो यहाँ पे कैंसल आउट होने के बाद क्या देगा, 10 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इसकी डेंसिटी फाइनल आ जाएगी ऑब्जेक्ट ए की, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 14 है हमारा, स्टेट द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो लॉज हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होते हैं एंगल रिफ्लेक्शन के, एंड सेकेंड दैट इंसिडेंट रे, जो हमारी इंसिडेंट रे होती है नॉर्मल, एंड रिफ्लेक्टिव रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है रे लाइज इन सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे लाई करती हैं। वर्ड जो मेन है इसके अंदर वो लाइज इन सेम प्लेन पे लाई करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएंगे। अगर इसके साथ आप एक डायग्राम बना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन 15 पर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो पर्पस क्या थे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, तो ये 2 मार्क्स में आप 2 बता देंगे। कम्युनिकेशन, एक तो फॉर कम्युनिकेशन के लिए, एंड सेकेंडली नेविगेशन के लिए। ठीक है, 16th है लुक एट इस फूड चेन को ऑब्जर्व करना है। इफ रैबिट डिसअपियर्स, अगर यहाँ पे रैबिट जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं इसमें से, सो व्हाट विल हैपन टू द पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ रैबिट डिसअपियर फ्रॉम दिस इकोसिस्टम,
द पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स वुड डिक्रीज। अब डिक्रीज की होगी, रीज़न देना है। एज देयर फूड सोर्स, उनका फूड सोर्स है, एज देयर फूड सोर्स, जो कि आपको ब्रैकेट में आपको लिखना है, रैबिट हैज़ गो, ठीक है। जिनका फूड सोर्स है रैबिट, वो जा चुका है, इस वजह से उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन 17 है, इफ़ देयर वर नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ वुड इट अफेक्ट लाइफ, टेम्परेचर एंड वाटर ऑन द प्लानट, एक्सप्लेन। ठीक है, तो हमें एक्सप्लेन करना है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा अर्थ पे तो वो लाइफ को, टेम्परेचर को और वाटर को कैसे इफेक्ट करेगा, उसे हमें बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको पूरा आंसर लिख के दिखा देती हूँ, फिर मैं डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे आपको जिस टाइप में लिखेंगे, यस द सेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर वुड हैव कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे लाइफ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ की बात करें तो मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वुड पेरिश इमीडिएटली, देयर वुड बी नो ऑक्सीजन। जैसे कि एटमॉस्फेयर नहीं था, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, गैसेज होती हैं, लाइक उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी कंटेन होती है, जो कि हमारे लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर वो ही नहीं रहेगी तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगी, इस वजह से हम ऑर्गेनिजम्स भी डाई हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के इनहेलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, मतलब प्लांट्स भी नहीं रह पाएंगे। एडिशनली हार्मफुल सोलर जो रेडिएशंस है वो भी आने लग जाएंगे, जैसे यूवी रेज है वो भी रीच करने लग जाएगी, इस वजह से लिविंग सेल्स डिस्ट्रॉय, मतलब स्किन डिजीज होने लग जाएंगी। सेकेंड हमसे पूछा गया था टेम्परेचर के बारे में बताना है। सो टेम्परेचर, द एटमॉस्फेयर द एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, हमें पता है एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट तरीके से काम करता है सन की तरफ से। अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो एक्सट्रीम टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, उस वजह से वाटर है वो बॉयल होकर उड़ने लग जाएगा, वाटर लिक्विड स्टेट में नहीं रह पाएगा। थर्ड था वाटर के बारे में बताना है। तो विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड वाटर वुड बॉयल अवे इनटू स्पेस ऑफ और फ्रीज, या तो बॉयल अवे मतलब लिक्विड स्टेट में बेसिकली नहीं रहेगा। द वाटर साइकिल वुड सीज और एग्जिस्ट, मतलब सीज टू एग्जिट मतलब खत्म हो जाएगी वाटर साइकिल, इस वजह से जो हमारा पूरा लिविंग साइकिल है खराब हो जाएगा। तो इस टाइप में आप इसे लिख देंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेक्शन दे रखा है सेक्शन सी। 18th क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस बेस्ड ऑन इंटरपार्टिकल स्पेस, इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन एंड पार्टिकल अरेंजमेंट। सो एक टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे जैसे पहले हमें इंटरपार्टिकल स्पेस के थ्रू बात करना है। तो सॉलिड्स में इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत कम होती है, बिकॉज वहाँ पे टाइटली पैक्ड रहते हैं। लिक्विड्स में मॉडरेट रहती है, मतलब उसके अंदर मोर स्पेस रहता है देन द सॉलिड्स, एंड गैसेस में वेरी हाई पार्टिकल्स वहाँ पे फार अपार्ट घूमते रहते हैं। सेकेंड है पार्टिकल अरेंजमेंट। सो सॉलिड्स के अंदर हाईली मतलब फिक्स्ड, मतलब एक तरीके से क्लोज इन टाइटली पैक्ड रहते हैं। लिक्विड्स के अंदर लिमिटेड स्पेस रहता है, एंड वेयर एज गैसेस के अंदर वो हाईली एंड रैंडमली रैपिडली हर जगह घूमने लगते हैं। थर्ड था इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन के बारे में। तो सॉलिड्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब मैक्सिमम रहता है, लिक्विड्स के अंदर मॉडरेट रहता है मतलब वीकर देन सॉलिड्स, एंड गैसेस के अंदर वेरी वीक मतलब नेग्लिजिबल रहता है। उसके बाद हमें क्वेश्चन 19 दे रखा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इन द टेबल। तो यहाँ पे हमें कुछ दे रखे हैं, यहाँ पे हमें एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में क्लासीफाई करना है। सो सैंड हमारा क्या हुआ, मिक्सचर हुआ, तो इसे मैं एम से शो कर रही हूँ। कॉपर हमारा एलिमेंट हुआ, तो इसे मैं ई से शो कर रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा मिक्सचर कंपाउंड हुआ, तो उसे मैं सी से शो कर रही हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारा कंपाउंड हुआ, सिल्वर भी हमारा एलिमेंट हुआ, एंड सी वाटर हमारा मिक्सचर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है और में, हाउ कैन गोल्ड बी क्लासिफाइड इज बोथ अ मिनरल एंड अ मेटल। सो गोल्ड को हम मिनरल मेटल दोनों कैसे कह सकते हैं। सो मिनरल कैसे कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के अंदर बहुत गहराई में हमें गोल्ड मिलता है नेचुरली, दैट्स वाई हम मिनरल कहते हैं। अब मेटल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ प्रॉपर्टीज़ लाइक, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक शाइनी अपीयरेंस, इसके अंदर शाइनिंग है, ठीक है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस वजह से ये मेटल एंड मिनरल दोनों ही कहलाते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन 20 दे रखा है, उस पर मूव होते हैं। क्वेश्चन 20 है, शाहिद इज मेकिंग अ सॉल्ट सोल्यूशन फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ही एड्स 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट टू 100 ml ऑफ वाटर एंड स्टिर्स इट अंटिल
द सॉल्ट सीम्स टू डिसअपियर। तो 100 ml वाटर में 10 ग्राम जो है नमक डाल देता है। अब पहला है नेम द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कौन सा हुआ यहाँ पे, सॉल्यूट हमारा हुआ सॉल्ट एंड सॉल्वेंट हमारा इसमें वाटर हुआ। सेकेंड कहा गया है डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू सॉल्ट पार्टिकल्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल व्हेन इट डिसॉल्व्स वाटर। सो क्या होगा, द सॉल्ट पार्टिकल्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर विल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस ब्रोक होके वो वाटर के स्पेस का जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई करके वो जो मॉलिक्यूल लेवल है वाटर का उसे थोड़ा स्लाइटली डिक्रीज कर देंगे, मतलब मामूल से डिक्रीज होगा, ठीक है। विल ब्रोकन डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स and will occupy the space between water particles, ठीक है। थर्ड में पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ शाहिद एड्स मोर सॉल्ट फ्रॉम आफ्टर द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में शाहिद और सॉल्ट को ऐड करते तो क्या होगा, द सॉल्ट विल नॉट डिजॉल्व, ठीक है। द सॉल्ट विल नॉट डिजॉल्व, सॉल्ट जो होगी वो डिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हमसे 21st क्वेश्चन पूछा गया है, पहला पार्ट देखते हैं। राइट 2 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्केव मिरर के 2 यूज आप क्या लिख सकते हैं, एक तो डेंटिस्ट मिरर में यूज़ होता है, डेंटिस्ट मिरर। सेकेंडली आप लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप्स, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर के बताना है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लिख सकते हैं, एक तो सिक्योरिटी ग्लासेस में यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी ग्लासेस में। एंड दूसरा आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रोड इंटरसेक्शंस में यूज़ होते हैं टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, रोड इंटरसेक्शंस, ठीक है। अब इसमें बी पार्ट दे रखा है, बी पार्ट पे मूव होते हैं। स्टेट विच टाइप ऑफ मिरर इज कन्वर्जिंग। सो कौन सा टाइप का मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है एंड कौन सा टाइप का डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। एंड डाइवर्जिंग मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसकी बात है क्वेश्चन 22, समटाइम द मून इज विजिबल इवन व्हेन द सन इज शाइनिंग। कभी कभी क्या होता है ना, हमें दोपहर को भी जब सन होता है बहुत शाइनिंग होता है, जब धूप जो होती है बहुत तेज़ होने लगती है तो हमें मून दिखाई देने लग जाता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस। सो व्हाई डू यू थिंक इट इज़ समटाइम विजिबल व्हेन द सन इज अप। आपको क्या लगता है हमेशा, मतलब कभी कभी क्यों आता है जब सन ऊपर होता है आसमान में तो मून हमें क्यों दिखता है। तो उसका आंसर देखते हैं। सो कुछ आप इस टाइप में लिख सकते हैं, द मून इज समटाइम विजिबल ड्यूरिंग द डे बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली क्लोज टू द अर्थ। बिकॉज एक तो क्लोज है, अर्थ ही क्लोज है। एंड सेकेंडली एक तो हमें यही पता है कि मून हमारा दिन और रात में भी आ सकता है, वाई बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिव पोजिशंस, ठीक है। अब जब वो अर्थ के पास है तो वो कुछ लार्ज अमाउंट की सनलाइट भी रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज हमें पढ़ा है ना कि मून के पास खुद की लाइट नहीं है, वो सन की रिफ्लेक्ट लाइट से रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर ऑफकोर्स सन शाइनिंग है तो अगर सन शाइनिंग है तो मून की ज़्यादा अपीयरेंस दिखेगी। इफ़ द मून इज एट स्पेसिफिक एंगल इन एन ऑर्बिट, अगर मून एक ऐसे स्पेसिफिक एंगल पर है कि इसके थ्रू उसके सन की रोशनी उस पर पड़ पा रही है तो हमें पूरा सन का जो ग्लेयर है उसके ऊपर दिखेगा एंड उसकी पूरी रिफ्लेक्टिव लाइट हमें अर्थ के ब्लू स्काई में दिख जाएगी। आप ये भी लिख सकते हैं कि 50 जो मून है 50 मिनट्स लेटर ईच डे आता रहता है। वाई, बिकॉज उसकी जो मून की जो ऑर्बिट है वो फास्ट चलती है देन द अर्थ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 23 है, आप फॉरेस्ट, क्वेश्चन 23 पर मूव होते हैं। क्वेश्चन 23 का दे रखा है, आप फॉरेस्ट एंड अ क्रॉप फील्ड बोथ सपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बट दे फंक्शन इन डिफरेंट वे। जो क्रॉप फील्ड होती है और जो आपकी फॉरेस्ट होता है दोनों ही सपोर्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन दोनों डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। पहला दे रखा है आइडेंटिफाई विच वन इज नेचुरल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम है और कौन सा ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स है। सो एज वी नो दैट कि फॉरेस्ट हमारा कौन सा होगा, नेचुरल मेड होगा बिकॉज नेचर के थ्रू आता है। तो यहाँ पे मैं एन से नेचर शो कर रही हूँ एंड क्रॉप फील्ड हमारा ह्यूमन मेड होगा, ठीक है। बी है गिव वन रीज़न टू जस्टिफाई आंसर, आपको एक रीज़न के थ्रू जस्टिफाई करना है। तो इसमें पता है कि फॉरेस्ट जो होता है नेचुरली डेवलप होता है, उसको ह्यूमन की जो केयर है उसके थ्रू ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट क्रॉप फील्ड के अंदर फार्मर्स उसे अच्छे से फ्लो करते हैं, उसमें मैन्योर डालते हैं, इरीगेशन की टाइम टू टाइम करते हैं। मतलब क्रॉप फील्ड हमारा ह्यूमन मेड है बिकॉज इसके अंदर टाइम टू टाइम केयर चाहिए होती है। तो इसे कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं आप, फॉरेस्ट डेवलपर नेचुरली
sorry, a forest develops naturally without human inventions over a long period where a crop field is artificial created. आर्टिफिशियल क्रिएट मतलब इसे ह्यूमन क्रिएट करते हैं, इसके अंदर प्लांटिंग होती है, तो ये ह्यूमन इसे मेंटेन करते हैं फॉर फूड प्रोडक्शन. दैट मीन्स ह्यूमन की केयर्स पे टाइम टू टाइम लगी रहती हैं. सी पार्ट पूछा गया है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड वन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इकोसिस्टम. सो नेचुरल मेड में हमारा क्या रहता है, रिवर आ जाती है, ओशियन आ जाते हैं, ठीक है. एंड ह्यूमन मेड में इकोसिस्टम्स में, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम्स में एक्वेरियम ला सकते हैं, गार्डन ला सकते हैं. तो कुछ टाइप में आप लिख देंगे, नेचुरल में पॉन्ड एंड ओशियन एंड ह्यूमन मेड में एक्वेरियम एंड गार्डन. ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. अ लार्ज फॉरेस्ट एरिया नियर अ सिटी has cleared to build roads and buildings. How can this affect the local climate and planet and animal living there? How can this change the availability of quantity of water in that area? तो अगर वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ कट हो रहे हैं तो वाटर अपने आप से जो क्वालिटी है उसकी डिक्रीज होने लगी. वाई? बिकॉज जो ट्रीज़ होते हैं बेसिकली रेनफॉल को अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर वो कम रहेंगे तो रेनफॉल भी कम रहेगी, तो मतलब वाटर सप्लाई की जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, इसमें और पूछा गया है, मैं आपको दिखाऊंगी इसे कैसे तरीके से लिखना है. और ये पूछा गया है, सपोज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड सडनली डिसअपियर. अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सडनली गायब हो जाए तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी जो कि लाइफ पर, जो लाइफ एग्जिस्टेंस अर्थ पे वो ख़त्म करने लग जाएगी. तो उसे एक्सप्लेन भी करना है. तो दोनों के आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, हमने क्वेश्चन को समझ लिया, अब इसके आंसर देखते हैं किस तरीके से आपको लिखने हैं. सो इसका आंसर आप कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं, लाइक लोकल क्लाइमेट के लिए ट्रीज़ रेगुलेट टेम्परेचर. जिससे हमें पता है कि ट्रीज़ टेम्परेचर थोड़ा कम करते हैं, नॉइज़ को भी कम करते हैं, मॉइस्चर को प्रिवेंट रखते हैं फॉर ट्रांसपिरेशन. एंड अगर उनको क्लियर कर देंगे तो हाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा. हाई टेम्परेचर बिकॉज हम अर्बनाइजेशन के थ्रू जो ट्रीज़ काटते हैं उसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो उसके थ्रू रेनफॉल भी रिड्यूस हो जाएगी. अब प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे मिल रहा है, तो उनका हैबिटेट, उनका घर जो हम लॉस कर रहे हैं, इस वजह से वाइल्ड लाइफ की जो डाइवर्सिटी है, जिनकी बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है, तो उनकी भी एक्सिस्टेंस खत्म होने लग जाएगी. अब वाटर अवेलेबिलिटी और क्वालिटी की बात करें तो फॉरेस्ट हमारे एक नेचुरल फिल्टर के तरीके से काम करता है फॉर ग्राउंड वाटर. अगर ज़्यादा घने पेड़ रहते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे ज़्यादा घने पेड़ रहते हैं ना, वहाँ पे पानी भी बहुत अच्छा साफ़ क्वालिटी का मिलता है एंड बहुत सफिशिएंट रहता है. ठीक है, अगर हम वहाँ पे रिमूव कर देंगे सभी ट्रीज़ को तो सॉइल इरोजन होगा. सॉइल इरोजन से जो सेडिमेंट्स हैं वो वाटर के अंदर आने लग जाएंगे. इस वजह से ग्राउंड वाटर भी लोअर लेवल्स पे होने लग जाएगा, मतलब ग्राउंड वाटर भी खत्म होने लग जाएगा बिकॉज ह्यूमन से यूज़ करेंगे फॉर फार्मिंग्स. एंड उसकी जो क्वान्टिटी है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके अंदर धूल आने लग जाएगी, सब कुछ गंदा हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद सेकंड पूछा गया था अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डिसअपियर होने पे कुछ प्रॉब्लम्स बतानी है. सो आप लिख सकते हैं लाइक सोलर रेडिएशन. द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो काम करती है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हार्मफुल सोलर विंड्स. विदाउट इट, उसके बिना जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो ईजिली आ जाएंगे एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर को डैमेज करेंगे, उसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी डैमेज होगा. ठीक है, इसके थ्रू ओजोन लेयर भी वीक पड़ती है, जिसके थ्रू यूवी रेज भी आ सकती हैं. अब नेविगेशन के लिए तो माइग्रेटरी एनिमल्स जो होते हैं, बर्ड्स जो होती हैं, वो रिलाई करती हैं मैग्नेटिक फील्ड पे, कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो विंड्स के डायरेक्शंस हैं उनके थ्रू वो माइग्रेशन अपना जारी रखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड के बजाय वो नेविगेशन नहीं कर सकते. हमारा जीपीएस जो सैटेलाइट्स, मैग्नेटिक कंपास जो होते हैं, ये काम नहीं करेंगे. कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं काम कर पाएगा विदाउट मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सेक्शन डी पे मूव होते हैं. सेक्शन डी दे रखा है, इन अ पॉन्ड नियर अ विलेज. एक पॉन्ड है विलेज के पास में. मैनी फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन वाटर ड्यूरिंग विंटर. विंटर के वक्त पे फिशेज जो है वहाँ पे एक्टिव रहती हैं, बट इन समर्स फिशेज आर सीन कमिंग नियर द वाटर सरफेस टू ब्रीथ. फिशेज को ऊपर आना पड़ता है वाटर सरफेस पे ऑक्सीजन को लेने के लिए. अब साइंस टीचर से एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज जो गैसेज होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं कौन से पे, जब वाटर आप डिजॉल्व इन वाटर एंड दिस इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ. हमारे वाटर के अंदर कुछ ही ऑक्सीजन डिजॉल्व रहते हैं जिसके थ्रू एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट कर पाती है. अब जो अमाउंट है गैस की वो डिजॉल्व रहती है वाटर में, चेंजेस विद द टेम्परेचर. अगर आप हाई टेम्परेचर करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी फॉर द गैसेज एंड लिक्विड्स. अब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पहला को देखते हैं. नेम द गैस डिजॉल्व इन वाटर दैट इज एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ. तो कौन सी गैस है, वो ऑक्सीजन गैस की यहाँ पे बात चल रही है. ठीक है, सेकेंड है व्हाट इज द लिक्विड इन विच दिस गैस इज डिजॉल्व. तो कौन सा लिक्विड है, वाटर है. थर्ड है विच सीजन हैज़ मोस्ट डिजॉल्व गैस इन पॉन्ड वाटर. तो कौन सा सीजन होता है, वो विंटर सीजन. वाई? बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है एंड टेम्परेचर मतलब कम हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. फोर्थ है एक्सप्लेन हाउ एन इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर अफेक्ट द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. तो आप लिखेंगे एन इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व in it and the life of aquatic animals as increase in temperature results in
less solubility while when a temperature drops, और जब टेम्परेचर ड्रॉप होता है the solubility increases. ठीक है, और उसके बाद through this it is concluded that aquatic life mostly exist on कोल्ड वाटर पे एक्वेटिक लाइफ ज़्यादा चलती है. ठीक है, तो कुछ टाइप यहाँ पे से लिख देंगे. उसके बाद एक और नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, उसके बेस पे क्वेश्चंस बताने हैं. सो मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन. वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. इट्स थिक एंड thick carbon dioxide atmosphere traps heat. Earth is located in a spherical region around the sun where the temperature allows water to remain in liquid form, making life possible. पहला पूछा गया है वीनस हॉटर क्यों है मर्क्यूरी से, तो यहीं पे रिजल्ट दे रखा है. वीनस इज हॉटेस्ट बिकॉज इट इज थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट. तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा. सेकेंड है नेम द प्रोसेस बाय विच गैस ट्रैप्स हीट इन प्लांट्स एटमॉस्फेयर. सो प्लैनेट्स, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट है. ग्रीन हाउस इफेक्ट. थर्ड है स्टेट वन बेनिफिट ऑफ दिस हीट ट्रैपिंग प्रोसेस फॉर अर्थ. तो एक बेनिफिट क्या होगा इस पर आप लिखेंगे. इट मेंटेन्स वार्मनेस, इट मेंटेन्स वार्मथ, सफिशिएंट वार्म सही रहेगा, सफिशिएंट वार्मथ टू एग्जिस्ट लाइफ ऑन अर्थ. कि अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी मेंटेन रहना चाहिए, इसके थ्रू जो अर्थ पे जो है गर्मी मेंटेन रहे, ज़्यादा गर्म भी नहीं ज़्यादा ठंडा भी नहीं. डी दे रखा है एक्सप्लेन हाउ अर्थ पोजिशन अराउंड द अर्थ सन हेल्प्स इट टू सर्वाइव लाइफ. तो अगर हम लास्ट लाइन में देखें तो लास्ट लाइन में दे रखा है अर्थ इज़ लोकेटेड इन अ स्पेशल रीजन अराउंड द सन जहाँ पे टेम्परेचर अलाउ करता है वाटर को लिक्विड फॉर्म में रहने के लिए. इसके थ्रू लाइफ प्रोसेस पॉसिबल भी रहती है. तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड का आंसर हो जाएगा, सॉरी फोर्थ का आंसर हो जाएगा. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवी वॉज ऑब्जर्विंग द मून एवरी नाइट फ्रॉम हर टेरेस. ऑन अ फर्स्ट डे शी सॉ अ थिन कर्व्ड शेप ऑफ द मून. आफ्टर अ फ्यू डेज द मून लुक्ड हाफ सर्कुलर. After about 2 weeks, the moon appeared as a bright full circle. Then slowly its bright part started decreasing again. Her teacher explained that the phases of the moon occur due to the movement of the moon around the earth. Based on this, answer the following question. पहला है what is the full bright moon called. जो पूरा मून ब्राइट हमें दिखता है वो कौन सा होता है, फुल मून होता है. सेकेंड है व्हाट इज द शेप ऑफ द मून व्हेन ओनली हाफ ऑफ इट्स विजिबल. तो कौन सी शेप होती है, हाफ मून की, मतलब हाफ शेप होती है. थर्ड है व्हाट इज मीन बाय द फेजेस ऑफ द मून. फेजेस ऑफ द मून कौन से होते हैं, द पीरियड ऑफ द मून शोइंग द पीरियड ऑफ मून illuminating part showing on different days is known as phases of the moon. ठीक है. एंड आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं. इट लास्ट अबाउट, ये आपका कितने टाइम का रहता है, इट लास्ट अबाउट 29.5 days. ठीक है. नेक्स्ट था एक्सप्लेन व्हाई द फेज ऑफ द मून अकर. सो फेज ऑफ द मून क्यों आते हैं, तो यहीं पर लास्ट पे रखा है, आप यहाँ से लिख सकते हैं द फेजेस ऑफ द मून अकर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. तो हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा. सो ये था हमारा एग्जाम्पल, रियल पेपर बाय द वे ऑफ क्लास 8 साइंस सेशन एंड एग्जामिनेशन. आई होप आपको जो रियल पेपर है बहुत अच्छा लगा होगा, सॉल्व करने में इजी रहा होगा एंड आपकी प्रिपरेशन वेल एंड गुड चल रही होगी. अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे सैम्पल पेपर एंड रियल पेपर के सेशंस चाहिए यू कैन कमेंट में डाउन. एंड वीडियो कैसे लगी आप मुझे अच्छे से बताना, सैम्पल पेपर कैसा लगा आपको, रियल पेपर्स कैसे लगते हैं. एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रहा हो या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.